हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन पार्ट 6 है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स की फॉर्म्स और उसके फंक्शन की। देखिए, ये लेक्चर दो पार्ट में है लाइव सेशन के अंदर। एक पार्ट जहां हम लोग केवल व्हाइट बोर्ड के ऊपर उसकी आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह का खाका खींच रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। और दूसरा पार्ट है जहां हम लोग इसमें डेप्थ में इंफॉर्मेशन फीड करने वाले हैं, वेल एंड डिटेल लेक्चर्स एंड डायग्राम्स का और एनिमेशन का इस्तेमाल करके। ये आज हम उस लेक्चर का पहला पार्ट देख रहे हैं। ये लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड पार्ट है जहां पे हम लोग लाइसोसोम को समझेंगे, उनके फंक्शन को और उनके डाइवर्स नेचर को। चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और काम शुरू करते हैं। अब लाइसोसोम्स को समझने के लिए हम इस लेक्चर को दो पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट जहां हम इसकी आउटलाइन क्रिएट करेंगे, पूरा नक्शा कि लाइसोसोम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो किन किन बातों का जिक्र यहाँ आता है, और फिर हम लोग उसके साथ उसके डिटेल में जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले जो आज का काम है मेन, वो है एक आउटलाइन क्रिएट करना, जिसे हम बोलते हैं मेकिंग कनेक्शंस। अब इस पार्ट को करने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन अनिवार्य है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सेल का डायग्राम है, जिस सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में दिखाते हैं गोल्जी बॉडीज़, और गोल्जी बॉडीज़ के बाद में हम डिफरेंट काइंड की वेसिकल्स दिखाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये रीजन्स जो हैं, ये है रीजन नंबर 1, ये है रीजन नंबर 2, ये है रीजन नंबर 3, तो आपको लाइसोसोम्स किस रीजन में मिलने चाहिए? रीजन नंबर 3। ओके, तो पहली बात हम लोग यही सही कर लेते हैं कि इसको रीजन नंबर 3 में हम लोग अक्सर डायग्राम के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि गोल्जी के बाद की कहानी होती है ज़्यादातर, लेकिन लाइसोसोम सेल के अंदर कहीं भी मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग इस इमेज को देखें, तो इस इमेज में हमें जो विजिबिलिटी है, इसके अंदर ये पर्पल वाले जो पार्ट्स हैं लाइसोसोम्स हैं, और यहाँ बीच में हमें ग्रीन वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहा है। तो इंडियड अगर आप इसे और थोड़ा सा बारीकी में जाकर देखोगे, तो लाइसोसोम्स के अंदर भी आपको मल्टीपल मेम्ब्रेन भी देखने को मिल सकती हैं, या फिर उसके अंदर और कुछ आपको वेसिकल के टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती हैं। फिर अगर मैं इसकी सेल लोकेशन के और डायग्राम्स की बात करूं, तो एक ये डायग्राम भी है। क्या इस ब्लू वाले पार्ट को महसूस कर सकते हो कि ये क्या है? ब्लू वाला पार्ट न्यूक्लियस। एग्जैक्टली ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो मुझे ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, ये सब ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, और यहीं पर मुझे ये डिफरेंट काइंड के लाइसोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहली हमें अपने अंडरस्टैंडिंग जो करनी है लाइसोसोम के बारे में, वो ये कि लाइसोसोम की लोकेशन सेल में कहीं भी हो सकती है। दूसरा, ये लाइसोसोम्स जो होते हैं, ये किसी एक तरह के स्ट्रक्चरल फीचर को नहीं दिखा सकते। आप अगर ये कहो कि लाइसोसोम हमेशा गोल मिलेगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, हाँ, ऐसा जरूर नहीं है। अलग अलग कंडीशंस में लाइसोसोम के शेप एंड साइज अलग अलग तरह की होती हैं। और एक सिंपल सा लॉजिक है भाई, अल्टीमेटली लाइसोसोम की जो शक्ल या शेप है, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि लाइसोसोम ने अपने अंदर क्या पैक कर रखा है। अब जब हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी हम पैकिंग की बात करते हैं, तो हम डिफरेंट काइंड के चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे सामान को पैक करने के लिए। तो हम किस तरह का सामान पैक करना चाह रहे हैं, इसके बेस पर हमारे बैग्स भी तो डिफरेंट होते हैं। अब इनमें से अगर आपको मार्केट जाना है आलू खरीदने के लिए, तो कौन सा बैग लेके जाओगे? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, उसके लिए अलग बैग होता है ना। तो मतलब पॉइंट ये है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में बैग्स हैं, और बैग्स बहुत वैरायटी के पाए जाते हैं, पर्सेस भी बैग में आते हैं, छोटे वाले पर्स, महिलाओं वाले पर्स, झोले, ठीक है, और जो भी आप जानते हो चीज़ पैक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सेम ऐसे लाइसोसोम्स को भी आप हमेशा ये मानोगे कि ये बहुत डाइवर्स नेचर के ऑर्गेनल है। तो लाइसोसोम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये कि हमें ये सेल में जो लोकेशन है, लोकेशन कहीं भी हो सकती है सेल के अंदर। कभी भी आप अपने दिमाग में ये बात फिट नहीं करोगे कि ये सिर्फ गोल्जी बॉडी के बाद मिलता है, कहीं भी मिल सकता है। दूसरा, इनका साइज और शेप जो है ये वेरिएबल होगा, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा
कि अल्टीमेटली लाइसोसोम के अंदर चीज़ें पैक्ड क्या हैं। तीसरी बात जो लाइसोसोम की है वो है उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम और साथ में उसके अंदर का एनवायरनमेंट। अब जब हम सेल की बात करते हैं तो देखिए सेल के एनवायरनमेंट की जो पीएच है, जिसे हम साइटोसोल की पीएच बोल देते हैं, ये पीएच अराउंड 7.2 के आसपास है। हालांकि जितने बाकी ऑर्गेनल्स है, जो न्यूक्लियस भी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गई, यहाँ भी मुझे थोड़ा बहुत पीएच का वेरिएशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमने पहले कभी गोल्जी बॉडीज के लेक्चर्स में बात की है। लेकिन जब मैं लाइसोसोम की बात करूंगा, मैं देखो यहाँ सिर्फ क्योंकि हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको बड़ा करके बना दिया है, जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा होगा हमेशा। तो यहाँ की पीएच अराउंड 4.5 से लेकर के 5 के आसपास होती है, जबकि साइटोसोल की जो पीएच होती है ये लगभग 7.2 के आसपास होती है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इस ऑर्गेनल को खास बना देता है, और इस पीएच के डिफरेंस की वजह से ही सेल को प्रोटेक्शन भी मिलता है लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम से। अब अगर मैं अकेले केवल लाइसोसोम को देखूं तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पर मुझे डिफरेंट काइंड के प्रोटॉन पंप मिलेंगे, और ये प्रोटॉन पंप हमेशा काम नहीं करते। जब अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होगा तब ये H पॉजिटिव को पंप करेंगे अंदर, और H पॉजिटिव को पंप करते हुए ये एटीपी खर्च करेंगे, एटीपी टू एडीपी प्लस पीआई, यानी कि ये एटीपी ड्रिवन पंप है। एनी आइडिया कि ये कौन सी क्लास के पंप हो सकते हैं? V type. वी टाइप। वी टाइप। एग्जैक्टली, क्योंकि ये वो क्लास है जो वेसिकल्स के ऊपर पाई जाती है, तो ये वी क्लास ऑफ पंप है। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं इन्हें हम लोग एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। एसिड हाइड्रोलेज क्योंकि पहली बात ये हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना, चाहे वो लिपिड के अंदर ही क्यों ना हो, जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं। इंडीड यहाँ जो डिफरेंट तरह के हाइड्रोलेज हैं उनमें ग्लाइकोसाइलेज भी हैं, प्रोटीएज भी हैं, लाइपेज भी हैं और न्यूक्लियस भी हैं। तमाम तरह के एंजाइम्स यहाँ अवेलेबल है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पर प्रोटीएज हैं, लाइपेज हैं, ग्लाइकेज हैं और ये न्यूक्लियस कर देते हैं, बल्कि इसको न्यूक्लियस भी हैं, तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो इसकी मेम्ब्रेन में खुद प्रोटीन लगे हुए हैं, ये प्रोटीन या फिर जो लिपिड कंपोनेंट हैं, ये लिपिड कंपोनेंट कैसे इन एंजाइम से बच जाते हैं। अब मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में बफर है। बफर वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है जिसमें एंजाइम काम कर सकते हैं, और फिर मैंने यहाँ एंजाइम डाले हैं प्रोटीएज, न्यूक्लियस, लाइपेज और अमाइलेज, इसी ऑर्डर में, और ये एंजाइम इस बफर में काम कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एंजाइम्स के काम करने के लिए परफेक्ट है। अब इसके इन्हें डालने के बाद मैंने कुछ देर वेट किया, और वेट करने के बाद में मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ प्रोटीन डाल दिए, कुछ मैंने इसमें डीएनए डाल दिया, कुछ मैंने लिपिड के मॉलिक्यूल डाल दिए, और कुछ मैंने अमाइलोपेक्टिन डाल दिया, या अमाइलोज बोल दीजिए कि मैंने अमाइलोज डाल दिया। तो अगर मैं कुछ और टाइम वेट करूं, जितना टाइम जरूरी होता है इन एंजाइम्स को अपने काम दिखाने का, तो मुझे अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या मिलेगा इन एंजाइम्स के काम दिखाने के बाद? अमीनो एसिड, ओके, न्यूक्लियोटाइड, ओके, फैटी एसिड ओके, और ग्लूकोज, ग्लूकोज, और बस एल्कोहल, अल्कोहल, बढ़िया, और भी कुछ? व्हाट अबाउट दिस एंजाइम्स? क्या ये एंजाइम सिस्टम में नहीं होंगे? होंगे सर. यस सर, होंगे। होंगे सर. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो सिंपल से तरीके से अगर ऐसा हम देखें तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है, बट ऐसा होगा नहीं। देखिए, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में प्रोटीज डालोगे, और प्रोटीज के बाद आपने न्यूक्लियस डाला, लाइपेज डाला, अमाइलेज डाला, तो जरा मुझे बताएंगे कि न्यूक्लियस, लाइपेज, अमाइलेज बाय नेचर क्या होते हैं?
protein, प्रोटीन। Proteins तो भला enzymes. प्रोटीएज जो है क्यों चुपचाप बैठा रहेगा इन्हें देख करके? वो इन्हें सबस्ट्रेट मान करके इन्हें भी तो काटना शुरू कर देगा। yes sir, यानी कि शुरुआत के फेस में ही प्रोटीएज ने सारे अदर प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिए। अब एंजाइम के नाम पर केवल एक प्रोटीएज ही पड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन, डीएनए, लिपिड एंड अमाइलोज डाल रहा हूं तो मुझे अमीनो एसिड मिलेंगे, लेकिन डीएनए पूरा का पूरा साबुत मिलेगा। मुझे लिपिड के मॉलिक्यूल भी मुझे एज सच मिलेंगे और मुझे अमाइलोज भी एज सच मिलेगा, और साथ में केवल प्रोटीएज एंजाइम मिलेगा। तो ये एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, लॉजिकल। लेकिन जब हम इसी लॉजिक को लेकर के यहां आते हैं लाइसोसोम के पास, तो वहां भी तमाम तरह के न्यूक्लियस, प्रोटीएज, लाइपेज वगैरह एंजाइम अवेलेबल हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, वो भी हैं। बट फिर हम ये देखते हैं कि समहाउ ये एंजाइम ना तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते और ना ही इस लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो प्रोटीएज एंजाइम अवेलेबल हैं, इनमें से काफ़ी प्रोटीएज ऐसे भी हैं जो नॉन स्पेसिफिक हैं, मतलब जिन्हें केवल पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए और वो काट देंगे। कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं। तो जो एंजाइम्स स्पेसिफिक हैं, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी टारगेट साइट मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स में ना हो। जब हम इसको और बारीकी से देखते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड्स थोड़े अलग तरह के हैं एज कम्पेयर टू बाकी मेम्ब्रेन के। साथ ही हमने ये भी देखा है कि जो मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले प्रोटीन है, ये हैविली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं अंदर वाली साइड से, जो कि अनयूजुअल है। बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लियर नहीं है कि मेम्ब्रेन के कंपोनेंट कैसे बच जाते हैं या ये एंजाइम एक दूसरे से कैसे बच जाते हैं। बट जो फिलहाल क्लूज मिले हैं वो ये हैं कि कंपोजिशन डिफरेंट है, और ये ज़्यादा ग्लाइकोसाइलेशन जो यहाँ प्रोटीन्स का है, शायद ये बचा लेता है इन प्रोटीन्स को यहीं के मौजूद एंजाइम से। कल किसी कारण से अगर ये मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो भी जाए और ये एंजाइम बाहर निकल आए, तो ये एंजाइम बाहर नुकसान ही पहुंचाता सकते सेल के अंदर, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि इन्हें काम करने के लिए साइटोप्लाज्मिक पीएच नहीं 4.5 या 5 पीएच चाहिए। तो जैसे ये एसिड हाइड्रोलिस एंजाइम अगर लीक आउट करके बाहर आ गए साइटोसोल में, तो साइटोसोल में पीएच 7.2 है, और वहां आते ही ये एंजाइम की कन्फर्मेशन बदल जाती है और ये एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से सेल ने अपने अंदर एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है। अब जैसे अगर तुम एसिड की बात करो, क्या इंसान का शरीर एसिड के लिए नॉर्मल है, या फिर एसिड अगर हाथ पे पड़ जाए तो उससे दिक्कत हो सकती है? दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल। दिक्कत हो सकती है। अब जैसे HCl की बात कर लो भाई, बैचलर्स में लैब के अंदर HCl और H2SO4 कंसंट्रेटेड रखा हुआ था। इंडीड अगर कभी आपने किसी टाइट्रेशन वगैरह में इनका इस्तेमाल किया और कोई ड्रॉप एक कागज़ के ऊपर भी टपक गई तो कागज़ भी गल गया था, पूरा वो डिग्रेड हो गया था। और अगर स्किन पे कहीं लग जाए तो फिर वो स्किन का हिस्सा जो है वो वाइट पड़ करके वो स्किन डेड हो जाती है, स्किन का टिश्यू वो रिप्लेस होता है, फिर प्रॉब्लम करता है, हमें छाला पड़ जाता है। तुमने देखा है ये हमारे पेट के अंदर रखा हुआ है HCl, ये खतरनाक केमिकल Yes, sir. yes sir, हमारे स्टमक में। yes sir, और देखो ना वहां पे वो HCl से बचने का क्या रास्ता है? हैविली ग्लाइकोसाइलेशन। ये जो म्यूकस की लेयर है ये कार्बोहाइड्रेट्स की तो है, जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन की सेल भी और हमारे स्टमक की सेल लाइनिंग भी बची रहती हैं इस भयानक एसिड से। तो मतलब ये कोई अनयूजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो ना, जैसे सेल के सामने लाइसोसोम है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी के सामने स्टमक है। स्टमक भी तो डाइजेशन करता है, और यही काम तो ये भी कर रहा है लाइसोसोम भी। तो अगर तुम इसे किसी तरीके से ये कहना चाहो कि भाई ये तो स्टमक है सेल का, तो एक लिहाज से कोई स्टेटमेंट बुरा भी नहीं है। हालांकि ये और भी बहुत सारे रोल निभाता है। तो जो पहली 2-3 बातें जो हमने लाइसोसोम के बारे में असम्बल करने की कोशिश की, एक तो लाइसोसोम्स की जो शक्ल सूरत है वो बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए कोई एक इमेज दिमाग के अंदर मत रखिए। दूसरा, लाइसोसोम्स कहीं भी मिल सकते हैं सेल में, गोल्जी और मेम्ब्रेन के बीच में होगा हमेशा, ऐसा भी मत बांधिए। जहां जरूरत पड़ेगी वो वहां जाएगा। और तीसरा, उसके अंदर एसिड हाइड्रोलेज है जो केवल एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और इस एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन पर बहुत सारे प्रोटॉन पंप लगे होते हैं जो वी फैमिली के हैं। एटीपी खर्च करके ये प्रोटॉन पंप करते हैं एट द टाइम ऑफ नीड, और जब ये प्रोटॉन पंप करेंगे पीएच डाउन हो जाएगी 4.5 to 5, तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे।
और सिस्टम है कि किसी तरीके से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ने अपने आप को बचा रखा है एंजाइम से। और हमने ये भी देखा कि अगर ये एंजाइम्स बाहर निकल आए तो साइटोप्लाज्म वाले सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस पीएच पर ये काम ही नहीं करते, बेकार हो जाते हैं। अब एक सवाल और भी आता है कि लाइसोसोम्स के पास जो भी चीज डाइजेस्ट करनी है वो कहां कहां से आती है। किसी को याद है कि सेल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो लाइसोसोम तक डाइजेस्ट करने के लिए चीजों को पहुंचा सकती हैं? अब इस केस में मैं सेल के अंदर के बाकी कंपोनेंट भूल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि केवल यहां पर एक लाइसोसोम अवेलेबल है और इसे एक वेसिकल से फ्यूज करना है और फ्यूज करके ये एक बड़ी वेसिकल बन जाएगी। यहां जो भी अंदर का मटेरियल है उसे लाइसोसोम के एंजाइम डाइजेस्ट कर देंगे। तो एक सबसे पहला और सिंपल तरीका जिसे हम बोलते हैं कि जैसे आपने पढ़ा हुआ कभी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, कि मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई, वेसिकल क्रिएट हुई और रिसेप्टर प्लस उसको लेकर के वो यहां आ गई। इस वाली कहानी में हम लोग जो ये पहला स्टेप है इसे हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं और यहां जो वेसिकल जनरेट होती है उसे हम लोग एंडोसोम बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस में क्लैथरीन कोटेड या फिर किसी और तरह के प्रोटीन के द्वारा कोटेड वेसिकल मिल सकते हैं, वैसे आमतौर पर क्लैथरीन कोटेड होती हैं। तो लाइसोसोम तक फूड पहुंचाने का एक रास्ता ही है। एक दूसरा रास्ता जो है, यहां पर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होती है और जो भी कोई चीज एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है उसको अंदर वेसिकल के रूप में लेके आ जाती है और फिर ये वेसिकल लाइसोसोम से फ्यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहां इन्हें एंडोसोम कहते हैं। अब यहां पे एंडोसोम में लेट एंडोसोम और अर्ली एंडोसोम की स्टोरी भी आती है, लेकिन इस कहानी को हम लोग डिटेल वाले पार्ट में करेंगे। ये जो इस तरीके से अंदर आया लिक्विड वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। एक रास्ता और भी है कि मान लीजिए कि सेल के सरफेस पर कुछ जगह पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और इन रिसेप्टर्स ने किसी ऑर्गेनिज्म को या वायरस को पहचान लिया है, बाइंड कर लिया है उसे, और फिर मेम्ब्रेन इस सिस्टम को कवर करने की कोशिश कर रही है और फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम अंदर ले आए हम इसको, इस ऑर्गेनिज्म को रिसेप्टर के साथ, और फिर लाइसोसोम के साथ इसे फ्यूज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं और इसे हम लोग फैगोसोम बोलेंगे। और एक तीसरा रास्ता और भी है, जहां सेल के अंदर कोई टूटा फूटा कोई ऑर्गेनल पड़ा हुआ है, सपोज कोई माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी एज पूरी हो चुकी है, अब वो यूज के लायक नहीं बचा हुआ, तो आसपास एनवायरनमेंट में मौजूद वेसिकल्स इसको चारों तरफ से पैक कर लेंगी और अल्टीमेटली एक वेसिकल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे जिसके अंदर ये डेड ऑर्गेनल पड़ा हुआ है और फिर ये लाइसोसोम से फ्यूज कर जाएगा। इसे हम लोग ऑटोफैगोसोम कहते हैं। हर एक जो प्रोसेस है इसके सब टाइप्स अवेलेबल हैं। जैसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कई तरह की हो सकती हैं और जब इस पूरी कहानी को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एंडोसोम बना, अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम, पीएच का चेंज आया, रिसेप्टर की रीसाइक्लिंग या डिग्रेडेशन डिपेंडिंग रिसेप्टर किस टाइप का है। पिनोसाइटोसिस में भी या तो मेम्ब्रेन ही टक्कर गई नीचे की तरफ, मेम्ब्रेन कप की शेप में आ गई और लिक्विड जो भी भरा हुआ था वो अंदर ले आई, या फिर मेम्ब्रेन फ्लैप की तरह बाहर निकली और जो भी कुछ हाथ में आया उसे लपेट करके अंदर ले आई। तो पिनोसाइटोसिस में हम लोग कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं इस तरह की पिनोसाइटोसिस, मैक्रोपिनोसाइटोसिस। शुरुआत में कभी माइक्रोपिनोसाइटोसिस और मैक्रोपिनोसाइटोसिस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता था, बट आज की डेट में माइक्रोपिनोसाइटोसिस को हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, मैक्रोपिनोसाइटोसिस का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पता ये जो सारी प्रोसेस हैं, चाहे ये एंडोसाइटोसिस की हो, चाहे पिनोसाइटोसिस की हो, चाहे फैगोसाइटोसिस या फिर ऑटोफैगी, ये सभी प्रोसेस अपने अपने फूड कंपोनेंट्स को लेकर के लाइसोसोम के पास जाएंगी और लाइसोसोम एज पर द कंपोनेंट उनको डिग्रेड करेगा और अगर कुछ बच भी गया है तो उसे वापस सेल के बाहर भी भेजा जाता है।
एक्सोसाइटोसिस के द्वारा या फिर कई बार एक्सोसोम्स के द्वारा। लाइसोसोम के पास जो भी कंपोनेंट आए थे वो जरूरी नहीं है कि सबके सब डाइजेस्ट होते होंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल को पर्टिकुलरली यहाँ अरेंज किया गया है एंजाइम्स के द्वारा। यहाँ बात डाइजेशन की नहीं थी, बात थी उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की, और फिर उसे सेल से बाहर छोड़ा जाएगा। अब ये जो बाहर छोड़ने वाली कहानी है टिपिकल एक्सोसाइटोसिस नहीं होता। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर ये कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता सेल, लाइसोसोम, और ये कंपोनेंट पड़े हुए हैं तो उनको बाहर सेल के फेंक सकता है वो, जिसे हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अगर इस डायग्राम के थ्रू देखें तो मान लीजिए लाइसोसोम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, उसने डाइजेस्ट करके जो मोनोमर्स क्रिएट किए हैं वो तो साइटोसोल में छोड़ दिए, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड जो रिसाइकिल हो जाएंगे। जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो किसी काम का है वो मेम्ब्रेन के पास तक जाएगा। अब वहां पर दो डिफरेंट वेरिएबल रास्ते अवेलेबल हैं। अगर ये वेस्ट था तो अक्सर हम ये देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है और जो भी कंपोनेंट है वो सेल के बाहर उड़ेल दिया गया। और अभी रिसेंटली में मालूम पड़ना शुरू हुआ है कि कई बार ऐसा भी होता है कुछ काम के केमिकल हैं जो लाइसोसोम के अंदर पड़े हुए थे, वो वेसिकल में पैक हुए और पूरी की पूरी वेसिकल ही सेल से बाहर चली गई। अब हम यहां बात करें कि ऐसी वेसिकल्स जो सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर घूम रही हैं, इन्हें हम एक्सोसोम्स कहते हैं। अभी हाल ही में पिछले 10 साल के अंदर बहुत कुछ हमें इनके बारे में जानकारी मिली है। हमें यह भी मालूम पड़ा है कि जैसे जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हम बात कर रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, गोल्जी से आगे, ऐसा ही वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक भी जा रहा है। अब जैसे मेलानिन नाम का पिगमेंट, किसी को याद हो मेलानिन पिगमेंट का रोल क्या है हमारी बॉडी में? स्किन कलर। स्किन कलर। कलर, अब इस कलर में भी लाइसोसोम की स्टोरी स्किन है। कलर। ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये एक्यूमुलेट होता है लाइसोसोम में और फिर ये एक्सोसोम के रूप में सेल से बाहर निकलता है और जो नेक्स्ट लेयर है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। यहां हम इन्हें मेलानोसोम बोलते हैं। डिटेल लेक्चर में ये वाली जानकारी आएगी हमारे पास। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लाइसोसोम केवल डिग्रेडेशन वाली कहानी है। अब हमारे विचार इस बारे में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं। यहां बहुत कुछ और भी काम हो रहा है जो हम इसके बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। हालांकि हमने ये पाया कि जब भी कभी लाइसोसोम्स नॉन फंक्शनल होते हैं तो नॉन फंक्शन होने पर कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे एक एंजाइम है जो मैनो 6 फॉस्फेट ऐड करता है और एंजाइम्स के ऊपर जिन्हें लाइसोसोम में जाना होता है। अगर ये प्रोसेस किस तरीके से डिफेक्टेड हो जाए तो बीमारी का नाम है आई सेल डिजीज। अब एक बीमारी का नाम तो मैंने आपको बता दिया, एक बीमारी और भी है जो लिटरेचर में मेंशन होती है। ये आपका होमवर्क है कि आप उसका नाम सर्च करके बताएं कि लाइसोसोमल डिसऑर्डर की दूसरी बीमारी कौन सी है। डिजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमने परोक्सोम में भी समझा था कि डिजीज को ट्रेस करते करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत कुछ प्रोटीन हमारे हाथ में आए जो हमने पैक्स 5, पैक्स 1 वगैरह की बात की थी। तो यहाँ भी लाइसोसोम्स की ज़्यादा जानकारी हमारे सामने निकल के आई है कि वहाँ प्रोटीन कैसे पहुँचते हैं। इस सारी कहानी में डिजीज का बड़ा रोल है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए इनको समझने के लिए। अब जैसे कि हमने कहा स्टार्टिंग में कि लाइसोसोम बहुत वैरायटी के होते हैं और ये बहुत वैरायटी के अलग अलग तरीके काम करते हैं। यहाँ तक कि इनके एंजाइम कॉन्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जब वो अलग अलग फंक्शन निभा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मेलानोसोम की बात की, ये भी एक लाइसोसोम का एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर हम पा रहे हैं कि वहाँ जो अंदर के कंपोनेंट है वो एंजाइम की बजाय मेलानोसोम पड़ा हुआ है जो मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन को कर देता है। और वहाँ पर अगर ये मेम्ब्रेन आगे ट्रांसपोर्ट ना हो तो अल्टीमेटली स्किन में कलर नहीं आएगा, जिससे एल्बिनिज्म नाम की बीमारी हमें देखने को मिलती है। आपने कई बार इस बीमारी का जिक्र सुना है, खासतौर से टायरोसिन मेटाबॉलिज्म को लेकर के भी और जेनेटिक्स में भी। अब इस वाली कहानी के अंदर हम थोड़े से इन्फॉर्मेशन और डाल लेते हैं। अगेन ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वेल इन डिटेल हम लोग डिटेल लेक्चर के अंदर करेंगे, जो और बाकी सब नाम है उनके साथ। हमने ये समझा कि लाइसोसोम्स के पास जो भी चीज़ डाइजेस्ट होने के लिए जाएगी उसका एक रास्ता है एंडोसाइटोसिस। और जब भी आप एंडोसाइटोसिस की बात करोगे तो हमेशा वहां क्लैथ्रिन जैसे मॉलिक्यूल की बात आएगी। कुछ याद है वहां पे हमने जीटीपेज का भी जिक्र किया था कुछ, कौन सी फैमिली थी वो? सभी को ये प्लीज याद रहने चाहिए कि डिफरेंट काइंड के जीटीपेज का यहाँ रोल होता है। एनीवे, तो एंडोसाइटोसिस में हम हमेशा बात करेंगे क्लैथ्रिन और इसके साथ इस्तेमाल होने वाला जीटीपेज का। यहाँ हम लोग रिसेप्टर्स का
एंडोजोम का, लेट एंडोजोम, अर्ली एंडोजोम वाली स्टोरी का जिक्र करते हैं। जो दूसरी स्टोरी है जिसे हम लोग जनरली मैक्रो पिनोसाइटोसिस कहते हैं, तो यहाँ पे बात आती है एक्टिन फिलामेंट्स की। क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स, हालांकि हमने इसका रोल देखा है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में भी रोल देखा है, जो बड को दूर करने के लिए था पिंचिंग ऑफ के दौरान। तो यहाँ माइक्रोपिनोसाइटिस के अंदर ज़्यादा रोल है आपके एक्टिन फिलामेंट्स का। और यहाँ भी मुझे कुछ रैब प्रोटीन देखने को मिलेंगे जो पोलीमराइजेशन को एनहांस करेंगे। तीसरा जो हमने बात की फैगोसाइटोसिस, तो जब आप फैगोसाइटोसिस की बात करोगे तो यहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र ज़्यादा आएगा, एक्टिन फिलामेंट की स्टोरी जरूर आएगी, जो स्यूडोपोड्स क्रिएट होते हैं, जो बाहर पकड़ने के लिए ऑर्गेनिज्म को अंदर एंगल्फ करने के लिए बाहर हाथ की तरह के इससे निकल रहे हैं प्रोट्रूजन्स, वो एक्टिन फिलामेंट की वजह से निकल रहे होते हैं। और वहाँ भी मुझे कई तरह के जीटीपेज फंक्शन करते हुए दिखाई देंगे। प्लस साथ में ADCC, इसका जिक्र भी हमेशा आता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। यहाँ पे एंटीबॉडी जब किसी सेल से बाइंड करता है तो उस सेल को मारने के लिए काफ़ी सारे दूसरे सेल भी आते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल जो फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, हम बात करते हैं मैक्रोफेजेस की, और हम बात करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स की। तो इनमें से न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज का काफ़ी जिक्र आता है। ऑप्सोनाइजेशन जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से एनहांसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये स्टोरी आती है। वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री सेल के अंदर, इस सब में भी फैगोसाइटोसिस का जिक्र आता है। कुछ बैक्टीरिया तो इतने खास हैं, अगेन ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इस बैक्टीरिया की कहानी सुना रहा हूँ, नाम आप बताओगे मुझे बाद में। ये बैक्टीरिया ऐसा है जो रिसेप्टर मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर आएगा, और जब ये फैगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज करने वाला होगा तब ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा कि वेसिकल कंफ्यूज हो जाए कि मुझे फ्यूज किससे करना है, और वो लाइसोसोम से फ्यूज नहीं करेगी। नतीजा ये उस फैगोसोम के अंदर बैक्टीरिया आराम से रहेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में। तो सिस्टम, मतलब जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस ने भी सीख लिया है इस पाथवे को कैसे टैकल करना है। इसके अलावा हम कैंसर सेल में भी देखते हैं, कैंसर सेल को बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और जब उसे मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा तो वो अक्सर मैक्रोपिनोसाइटोसिस का सहारा लेती है कैंसर सेल। कैंसर सेल में कई तरह के प्रोटीन होते हैं जिन प्रोटीन की ओवर एक्सप्रेशन मैक्रोपिनोसाइटोसिस को एनहांस करते हैं। तो वो आसपास जो भी लिक्विड पड़ा है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, उस लिक्विड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है तो बड़ी मात्रा में सेल के अंदर आ रहा है। कुछ कैंसर सेल को तो ऐसा देखा गया है कि वो अपनी वॉल्यूम के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब कर रही होती हैं हर रोज, और तभी वो कैंसर सेल ग्रो कर रही होती हैं। आसपास की जो नॉर्मल हेल्थी सेल होंगी वो डिप्राइव हो जाएंगी न्यूट्रिशन के प्रति। इसके अलावा जो हम ओटो वाली कहानी देखेंगे, ओटोफैगोसोम वाली कहानी या ओटोफैगी, तो वहाँ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये सेल के जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं उनको रिसाइकिल करने का क्या रास्ता है, खासतौर से माइटोकॉन्ड्रिया को फोकस करना और उसके चारों तरफ जो वेसिकल क्रिएट होती हैं उनकी बात करना। जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये सब बातें सामने आती हैं। सो प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत तरह का काम करते हैं, जिनमें से लाइसोसोम वाला फंक्शन भी है डिग्रेडेशन का, वो स्टोरेज की जगह भी हैं। जब हम लोग प्लांट वैक्यूल की बात करते हैं तो फिर कहानी के रूप बदल जाते हैं। अब देखिए, वैक्यूल एक इस तरह के ऑर्गेनल्स हैं जो लाइसोसोम वाला फंक्शन भी निभा रहे हैं डिग्रेडेशन का, ये स्टोरेज का फंक्शन भी निभाते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं दूसरी जो स्टोर की जाती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी आंखों के सामने है बट हमें पता ही नहीं है कि ये वैक्यूल के साथ की स्टोरी है। काफ़ी सारे मेडिसिनल वैल्यू के मॉलिक्यूल्स भी वैक्यूल में स्टोर होते हैं, और वैक्यूल का जो सबसे बड़ा रोल है कि वो टगर प्रेशर को कंट्रोल करता है या फिर पीएच को रेगुलेट करता है, ये तो प्लांट सेल के लिए वरदान होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अलग अलग तरह के लाइसोसोम को देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हम पाते हैं कि ये बहुत डाइवर्स टाइप के रोल निभा रहे होते हैं। अब जैसे कि हमने शुरुआत में आज बात की थी कि वैम्पायर्स को गार्लिक पसंद नहीं है। पता है, गार्लिक की कहानी हमारी इस कहानी से रिलेट करती है।
जो लहसुन में जो स्मेल है लहसुन की, वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर है। ये आज के ज़माने में अगर कोई बोल रहा है कि मुझे भूत दिखाई दिया कहीं पर, तो हम क्या बोलेंगे? नशा कर रखा होगा। नशे करने के लिए जो केमिकल्स हैं उनमें से एक ओपियम भी है, और ओपियम में भी जो ओपियोइड्स होते हैं ये वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर हैं। यहाँ तक कि जो फ्लावर्स की पत्तियों में एंथ्रोसाइनिन जैसे पिगमेंट्स हैं, ये भी वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हैं। तो वैक्यूल्स को केवल ये बोलना कि वो केवल स्टोरेज हैं शुगर के लिए या प्रोटीन्स के लिए, या फिर वो पीएच रेगुलेट करते हैं, या वो टगर प्रेशर मेंटेन करते हैं, या केवल डिग्रेडेशन करते हैं, सिर्फ इतना नहीं है, हमारी लाइफ में बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे कलर्स इन्होंने भर रखे हैं। यहाँ तक कि लाइसोसोम्स जैसा रोल निभाने वाले वैक्यूल्स प्लांट के, ये प्रोटीन को भी बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखते हैं जब सीड बन रहा होता है उस टाइम। बाद में जब सीड जर्मिनेट करना शुरू करेगा तो वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड प्रोटीन ये अवेलेबल होगा जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो के लिए, ताकि वो अच्छे खासे फुल फ्लश पौधे के अंदर ग्रो हो सके। तो ये कह लीजिए कि वैक्यूल्स और लाइसोसोम ना सिर्फ ये ऑर्गेनल डाइवर्स इन नेचर हैं, डाइवर्स इन फंक्शन हैं, इनका हमारी लाइफ में बहुत रोल है। आप सोच के देखो ना, लाइसोसोम्स का रोल जो निभाते हैं वैक्यूल्स प्लांट में, ये जो प्रोटीन स्टोर कर लेते हैं, इनमें ये प्रोटीन स्टोर करने की एबिलिटी इतनी अच्छी है कि कई साल तक प्रोटीन स्टोर रह सकते हैं। अब जैसे सोच के देखो कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन रिच सामान खाने के लिए, प्रोटीन वाली चीज़ खाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? पनीर छोड़ करके मिल्क प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मीट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो क्या खाओगे? दालें, मटर, बीन्स, इन सब के सीड्स के अंदर जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, ये वैक्यूल वाली कहानी है सारी। तो ये एक आउटलाइन थी इस पूरी स्टोरी की। मैं एक बार दोबारा आपको चीज़ों को असेंबल कर दूं कि हमने क्या करा आज। तो हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बहुत डाइवर्स नेचर के हैं। साइज, शेप वेरी करता है, डिपेंड इस बात पे करेगा कि कंपोनेंट के अंदर क्या है उसके। सेल के अंदर बहुत जगह मिल सकते हैं। इनके अंदर की पीएच जहां एंजाइम को काम करना होता है वो 4.5 से 5 के आसपास होती है, जबकि साइटोप्लाज्म की पीएच 7.2 की है। मेम्ब्रेन पर वी क्लास के एटीपीएस पाए जाते हैं जो एटीपी खर्च करके H पॉजिटिव पंप करेंगे। लाइसोसोम्स के अंदर एसिड हाइड्रोलेज हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और सरफेस पर पाए जाने वाले लिपिड और प्रोटीन अपने आप को बचा कर रखते हैं इन एंजाइम से। फिर हम लोगों ने ये देखा कि लाइसोसोम तक जो फूड मटेरियल पहुंचना है वो एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस या ऑटोफेगी से पहुंच सकता है। और हमने ये भी पाया कि यहाँ से बहुत सारे रास्ते और भी हैं जो साइंस के नई ब्रांचेस को खोल रहे हैं, जैसे मेलानोसोम वाली कहानी। हमने ये भी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स लाइसोसोम का फंक्शन करते हैं, और ये वैक्यूल्स बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टोरेज की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि गार्लिक की स्मेल वाला केमिकल, ओपियम के अंदर पाए जाने वाले ओपियोइड्स, इसके अलावा पत्ते फ्लावर्स के उनके अंदर मिलने वाले कलर्स, और बहुत कुछ चीज़ें। यहाँ साथ में एक डायग्राम और है, इसको भी चलते चलते देख ही लो। इस डायग्राम में दिखाया कि लाइसोसोम बनते कैसे हैं या कैसे रिसाइकिल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई लेट एंडोसोम है, इसके पास कोई लाइसोसोम आया। यह लाइसोसोम वो है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एंजाइम लेकर के आ रहा है, और ये आकर के वेसिकल यहाँ फ्यूज कर गई। फ्यूज करने के बाद में अब ये एंडोलाइसोसोम कहलाता है। असल में ये भी लाइसोसोम है, और ये अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। जब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी तो क्लासिक का लाइसोसोम, जिसमें केवल एंजाइम्स हैं और उसकी बाहर की मेम्ब्रेन है, वो वापस रिसाइकिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह का रिसाइकलिंग चलता रहता है, और जनरली जो एंजाइम्स डिलीवर होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डिलीवर होते हैं। अब इस सारी कहानी के डिटेल्स हम लोग करेंगे टिपिकल टेक्स्ट वाइल्ड लेक्चर के अंदर कल। सेशन ओपन अभी क्वेरी के लिए, अगर कोई पूछना चाहो तो। आई होप कुछ तो नई जानकारी मिली होगी लाइसोसोम के बारे में, कुछ गार्लिक की स्मेल भी आ रही होगी। गेट और CSIR नेट 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन आप भी आई फ्लाई के साथ कर सकते हैं। शॉर्ट, एक्यूरेट,
फास्ट और एफिशिएंट तरीके से। iFly ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। मत बोलिए भाई iFly का साथ तो फिर घबराने की क्या बात। चलिए फिर मजे करते हैं। बाय बाय।